हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश जमरे। आईटीआई एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार। ऊष्मा उपचार एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से धातु की आंतरिक संरचना में परिवर्तन करके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में सुधार किया जाता है। होता क्या है, जब धातु के ऊपर वर्कशॉप में कंटिन्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस होती रहती है, जिसके कारण धातु की जो आंतरिक संरचना में यानी आंतरिक जो कण रहते हैं, उनकी जो यूनिटी है बिगड़ जाती है। उसी यूनिटी को पुनः स्थापित करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसको बोलते हैं ऊष्मा उपचार विधि। तो इसका ऑब्जेक्ट, उसका उद्देश्य क्या है ऊष्मा उपचार करने का? तो ऊष्मा उपचार करने का उद्देश्य ये है कि जितनी भी स्टील में जो आवश्यक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उन्हें पुनः स्थापित करना होता है। तो जैसे हार्डनेस और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके बाद प्रोग्रेस ऑफ ग्रेन साइज, यानी जो छोटे छोटे अणु हैं उसमें जो रिफाइन करने के लिए या उन्हें प्रोग्रेस करने के लिए करते हैं। डेवलप ऑफ हीट रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस और कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी जितने भी जो रेजिस्टेंस है स्टील के लिए, उसमें प्रतिरोधी या घर्षण प्रतिरोधी या कोरोजन की क्षमता है वापस से डेवलप करने के लिए। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टील वैसे आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है, जिसमें कार्बन 1.5% तक होता है। अगर स्टील में अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सारी डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए करना पड़ता है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट करते समय इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर, यानी अलग टेम्परेचर पर अलग स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले प्राप्त होता है फेराइट, सीमेंटाइट, पियरलाइट, आस्टेनाइट, मार्टेनसाइट, ट्रूस्ट्राइट और साइबाइट। सबसे पहले बात करते हैं फेराइट की। तो फेराइट स्ट्रक्चर देखने में, अगर इसकी इंटरनल संरचना देखें माइक्रोस्कोप से तो वो दिखेगी रवेदार दिखेगी इसकी संरचना। और ये अगर स्ट्रक्चर में बात करें तो ये सबसे मुलायम संरचना वाला स्ट्रक्चर होता है। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का गुण रहता है, चुंबकीय का गुण रहता है। इसमें कार्बन का रेशियो देखें तो 0.08% से 0.025% तक रहता है। अब दूसरी स्ट्रक्चर की बात करें तो दूसरा होता है सीमेंटाइट। एक केमिकल प्रोसेस के माध्यम से आयरन और फेराइट में सीमेंटाइट केमिकल प्रोसेस के माध्यम से बनता है। तो ये सबसे अधिक कठोर एवं भंगुर संरचना होता है स्ट्रक्चर में, और इसकी तनन सामर्थ्य बहुत कम होती है, 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगर कार्बन का परसेंटेज देखें तो अन्य स्ट्रक्चर की तुलना में इसमें ज़्यादा रहता है। अगर अगले स्ट्रक्चर की बात करें तो होता है पियरलाइट स्ट्रक्चर। पियरलाइट स्ट्रक्चर सीमेंटाइट और फेराइट का मिश्रण होता है। जिसमें अगर जैसे जैसे फेराइट में कार्बन की मात्रा बढ़ाते जाए वैसे वैसे स्ट्रक्चर पियरलाइट प्राप्त होगा। यानी जब कार्बन 0.80 से 0.83 तक पहुंच जाएगा तो संपूर्ण पियरलाइट बन जाएगा। यानी कहा जाता है कि जो लोअर क्रिटिकल पॉइंट पे जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पियरलाइट स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं आस्टेनाइट स्ट्रक्चर। आस्टेनाइट स्ट्रक्चर की बात करें तो जब स्टील को अपर क्रिटिकल पॉइंट पर गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं आस्टेनाइट स्ट्रक्चर। ये कठोर होता है परंतु भंगुर नहीं होता है। इसमें अचुंबकीय का गुण होता है, नॉन मैग्नेटिक का गुण होता है। अब बात करते हैं मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर को। अब अगर अपर क्रिटिकल पॉइंट पे जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है आस्टेनाइट स्ट्रक्चर, उसको अगर ठंडा करने की दर ज़्यादा, यानी गर्म करने के बाद आस्टेनाइट स्ट्रक्चर को तुरंत ठंडा किया जाए तो ठंडा करने के बाद जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। यानी होता क्या है, जब
अपर क्रिटिकल पॉइंट पे जो स्टील को गर्म किया जाता है तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है। उसे तुरंत अगर ठंडा करते हैं, अगर ठंडा करने की दर बढ़ा दी जाए तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। जो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर ये अत्यंत कठोर और भंगुर स्ट्रक्चर होता है, कठोर एवं भंगुर स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं ट्रू स्ट्राइट स्ट्रक्चर की। ट्रू स्ट्राइट स्ट्रक्चर की बात करें तो जो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर होता है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर को अगर पुनः 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाए तो गर्म करने के बाद जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो होता है ट्रू स्ट्राइट स्ट्रक्चर। यानी अगर कहा जाए तो जो स्ट्रक्चर मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर होता है उसे पुनः टेम्परिंग प्रोसेस या टेम्परिंग पॉइंट तक गर्म किया जाए, और या ये भी कह सकते हैं कि मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर की अगर टेम्परिंग की जाए तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं ट्रूसाइट स्ट्रक्चर। ये अत्यंत कठोर स्ट्रक्चर होता है और इसमें जैसे टेम्परिंग करते हैं तो इसमें शॉक ऑब्जर्व करने की शक्ति बढ़ जाती है। अब लास्ट स्ट्रक्चर की बात करें कार्बाइड की, तो अभी अपन ने बात किया ट्रूसाइट स्ट्रक्चर और ट्रूसाइट और मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर की बात करें। अगर मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर को 700 डिग्री सेल्सियस पे 700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाए और गर्म करने के बाद जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं कार्बाइड स्ट्रक्चर। यानी ट्रूसाइट स्ट्रक्चर के बाद उसे और थोड़ा सा टेम्परेचर पे और गर्म किया जाए तो गर्म करने के बाद जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं कार्बाइड स्ट्रक्चर। इसे कहा जाता है ये फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण भी होता है। अब इसको थोड़ा इसमें ग्राफ में देखते हैं स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे एक टाइम की लाइन है और दूसरी है टेम्परेचर की। अब ये एक हीटिंग प्रोसेस है और दूसरी है कूलिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे जैसे जो सामान्य स्ट्रक्चर होता है, गर्म करने से पहले जो स्ट्रक्चर रहता है स्टील का वो रहता है फेराइट स्ट्रक्चर। फेराइट स्ट्रक्चर को अगर गर्म किया जाता है यानी लोअर क्रिटिकल पॉइंट यानी 723 डिग्री सेल्सियस पे जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं पेरलाइट स्ट्रक्चर। और थोड़ा सा उसमें और बढ़ा दिया यानी अपर क्रिटिकल पॉइंट तक गर्म करने के बाद जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। इसके बाद ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को तुरंत ठंडा करते हैं, यानी उसके ठंडा करने की दर अगर बढ़ा दी जाए तो वहाँ पे मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है ठंडा होने के बाद। अगर उसे ठंडा करने के बाद उसे पुनः गर्म करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस पे या टेम्परिंग पॉइंट तक, तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं ट्रू स्ट्राइट स्ट्रक्चर। ट्रू स्ट्राइट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और गर्म करते हैं यानी मार्टेनसाइट जो स्ट्रक्चर प्राप्त है उसको 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं साइबाइड स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हीट इफेक्ट ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। अगर उस ताप का प्रभाव स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर पर कैसे पड़ता है उस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो स्टेज दी है, एक हीटिंग स्टेज और दूसरी कूलिंग, यानी एक ठंडा करने की दर और दूसरी है गर्म करने की दर। तो जब किसी स्टील के नमूने को गर्म किया जाता है तो सामान्य दर से गर्म होता है, कहाँ तक 723 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे जाने के बाद यानी इस टेम्परेचर तक जाने पर जो सामान्य दर है वो कम हो जाती है। यानी ये कह सकते हैं कि थोड़े समय के लिए टेम्परेचर यानी गर्म होने की प्रोसेस वो रुक जाएगी, यानी हीटिंग होने की प्रोसेस रुक जाएगी। कहाँ तक 723 डिग्री से 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी अपर क्रिटिकल पॉइंट तक जो दर है वो सामान्य दर से कम हो जाएगी, यानी सामान्य दर से जो गर्म हो रही है उस दर से कम हो जाएगी। और वापस अपर क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचने के बाद पुनः पहले वाली दर से गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल रेंज। जो अपर क्रिटिकल पॉइंट और लोअर क्रिटिकल पॉइंट के बीच की जो रेंज है उसको बोलते हैं क्रिटिकल रेंज, या फिर ये बोल सकते हैं टेम्परेचर या स्ट्रक्चर ट्रांसफ़र रेंज। यहीं पे लोअर क्रिटिकल पॉइंट और अपर क्रिटिकल पॉइंट में ही स्ट्रक्चर चेंज होता है। यानी यहाँ पे अगर बात करें पेरलाइट स्ट्रक्चर होता है या जो फेराइट स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से ऑस्टेनाइट में बदलने के लिए यहीं पे टाइम वेस्ट होता है।
लेकिन टाइम लगता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि स्टिल पूरी तरह से जो इंटरनल स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है वो लोअर क्रिटिकल पॉइंट और अपर क्रिटिकल पॉइंट के बीच में ही होता है। अब होती है इसकी कूलिंग स्टेज की बात करें, जब स्टील को अपर क्रिटिकल पॉइंट तक गर्म कर लिया जाता है, उसके बाद उसे ठंडा करते हैं। जब ठंडा करते समय जो हीटिंग प्रोसेस होती है वही की वही उसमें कूलिंग में भी वैसी की वैसी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे देखते हैं अपर क्रिटिकल पॉइंट से 30 डिग्री नीचे इसका रहता है अपर क्रिटिकल पॉइंट किसका, कूलिंग का। और लोअर क्रिटिकल पॉइंट होता है इसमें हीटिंग से 30 डिग्री नीचे, यानी जो लोअर क्रिटिकल पॉइंट है वो हीटिंग प्रोसेस से 30 डिग्री नीचे रहती है यहाँ पे। अब तो यहाँ पे भी अपर क्रिटिकल पॉइंट और लोअर क्रिटिकल पॉइंट के बीच में वैसे ही क्रिटिकल रेंज रहती है जैसे हीटिंग प्रोसेस में होती है। यहाँ पे भी टेम्परेचर कुछ समय के लिए जो सामान्य दर से ठंडा हो रहा है वो थोड़ा ज़्यादा समय लगाएगा ठंडा होने में। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे इसी टेम्परेचर इसी रेंज में धीरे धीरे टुकड़ों के रूप में परिवर्तन होकर मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। यानी मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर में बदलने के लिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगाता है। अब बात